तो बच्चों अभी हम लोग अपने टाइप्स ऑफ लाइन के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन की थ्योरी बता दी है ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी और उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आयाम रेखाओं के तीर के शीर्ष की मानक लंबाई और चौड़ाई क्या है। बच्चों आपको बताया जा रहा है कि डायमेंशन लाइन में जो आप लोग शीर्ष एरो बनाते हैं, तो याद करो मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरे पास ये कोई डायमेंशन लाइन है और डायमेंशन लाइन में हम लोग इस तरह से क्या बनाते हैं सर, एरो बनाते हैं। तो याद करो इस एरो की लंबाई और मैंने आपको चौड़ाई या फिर लंबाई और ऊंचाई भी बोल सकते हैं, है ना। तो लंबाई मैंने आपको कही होगी कि इस एरो की लंबाई होती है 3 mm और जबकि हाइट या चौड़ाई की बात करते हैं बच्चों तो वो होती है 8 mm। ओके, तो एरो के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि एरो क्या होता है। तो आंसर बताइए, क्योंकि इन्होंने पहले लंबाई बोला है फिर चौड़ाई बोला है, आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए, सवाल देखिए क्या है, बेलन या गोले की अक्ष को निम्नलिखित में से किस रेखा से निरूपित करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये मैंने कोई बेलन बना के दिखाया और बच्चों अगर मेरे सामने ये बेलन की अक्ष है, बेलन की अक्ष है, तो बच्चों अक्ष को बताइए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था अक्ष को हम सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर लाइन कैसी होती है, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, ऐसे तो होती है ना। तो ये हमारी सेंटर लाइन बनती है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि बड़ा डैश कितना होता है और छोटे डैश का साइज कितना होता है। बड़ा डैश होता है 15 से 30 mm के बीच में और छोटा डैश जो होता है वो 3-4 mm के आसपास होता है। गैप होता है 1 से 2 mm, है ना। तो फिलहाल गोले की जो अक्ष होगी वो बताइए किस लाइन से सोटी जाएगी, तो आंसर जाएगा इसका सेंटर लाइन के साथ। बाकी हर एक लाइन को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो हमें वहां बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर लाइन ए। मतलब इन्होंने बोला है कि एक लाइन चित्र में दिखाया गया है, इस लाइन को ए कहा गया है, आप बताइए इस लाइन ए का नाम क्या है। तो साफ साफ देखिए यहां पर जैसे लाइन ए दिखाई रही है, बोला जा रहा है लाइन ए का नाम बता दीजिए। तो देखो ये लाइन ए ना, ये इस भुजा की डायमेंशन बता रहा है। तो लाइन ए कहीं ना कहीं भुजा की डायमेंशन बता रहा है, x mm बता रहा है, इसीलिए बताइए इस लाइन का क्या नाम होता है। सर इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन लाइन, ये हमारी डायमेंशन लाइन है ना। तो डायमेंशन लाइन जो है, अब डायमेंशन लाइन है तो इन्होंने क्या बोला है कि अच्छा लाइन कैसी है। बच्चा डायमेंशन लाइन है सबसे पहले तो, अब डायमेंशन लाइन होती कैसी है, तो कहना डायमेंशन लाइन जो है वो एक तरह की थिन लाइन होती है, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, तो कॉन्टिन्यूअसली थिन लाइन, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, है ना। ये चैन लाइन नहीं होती, ये डैश वाली लाइन नहीं होती और ये थिक लाइन नहीं होती। याद रखना डायमेंशन लाइन वो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होती है। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डायमेंशन लाइन कौन सी लाइन होती है, तो लाइन B2 टाइप B2 की लाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए रेखा में x, आपको बताइए x कौन सी रेखा है। बच्चों आप थोड़ा x को डॉट से देखिए तो x डॉटेड लाइन है ना। तो ये आउटलाइन रेखा तो नहीं हो सकती, ये सेक्शन रेखा भी नहीं हो सकती, टोटली सेक्शन रेखा तिरछे में होती, परपेंडिकुलर 45 डिग्री के एंगल पर होती है। सर ये हैचिंग में नहीं हो सकती, गलत। बच्चा इसका सही आंसर जाएगा हिडन लाइन। जब भी कभी किसी कंपोनेंट में हम कई सारे पार्ट को नहीं देख सकते तो वहां हम लोग हिडन लाइन खींचते हैं। हिडन लाइन की खास बात ये होती है ये बराबर गैप पर होती है। आप लाइन को थोड़ा डॉट से देखिए तो ये बराबर गैप पर ही तो है। तो जो रेखा बराबर गैप पर होती है और उसमें डैश भी बराबर बराबर होते हैं तो डेट इज कॉल्ड हिडन लाइन। ये हमारी हिडन लाइन है, तरह की, है ना। ध्यान रखना ये हमारी हिडन लाइन है। हिडन लाइन याद करो मैंने आपको बताया भी था ये किस टाइप की लाइन में आती है, ये ई और एफ में आती है। किसमें आती है, ई और एफ में आती है। नेक्स्ट आइए, पांचवा नंबर, which of the following line is used to show that an object is cut and then seen। मतलब इनमें से किस रेखा का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु को काट कर फिर देखा जा रहा है ना। बच्चों जब हम किसी वस्तु को काटते हैं फिर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले काट रहा हूं और काटने के बाद फिर देख रहा हूं, तो बच्चों काटने के बाद देखने के लिए हम इस तरीके से इसमें एक हैचिंग लाइन बनाते हैं। कौन सी लाइन बनाते हैं सर, हैचिंग लाइन बनाते हैं। कई बार हम लोग इसको सेक्शन लाइन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये हमारी एक तरह की हैचिंग लाइन होती है, ये हमारी एक तरह की सेक्शन लाइन के साथ जाने वाला है। तो इस सवाल का बताइए सही उत्तर किसके साथ जाएगा सर, सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन, ठीक है। ध्यान रखना ये हैचिंग लाइन, हिडन लाइन नहीं कह सकते। काट कर देखने का मतलब है सेक्शन लाइन। फिर सेक्शन लाइन कितने एंगल पर होती है ये मैंने आपको बता रखा है, ये 45 डिग्री के एंगल पर होती है। सेक्शन लाइन B5 की लाइन होती है।
या HN लाइन कौन सी लाइन होती है सर, ये B5T लाइन होती है। तो लाइन का टाइप जरूर याद होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस टाइप की है। नेक्स्ट आइए, विच लाइन इज यूज टू ड्रॉ द विजिबल आउटलाइन एंड विजिबल एज। ओहो, विजिबल आउटलाइन और विजिबल एज की बात कर रहा है, तो याद करो विजिबल आउटलाइन ये A1 टाइप की लाइन होती है और विजिबल एज ये A2 टाइप की लाइन होती है या टाइप AT लाइन होती है। और टाइप AT लाइन कैसी होती है, तो कह देना टाइप AT लाइन होती है तुम्हारी कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। याद रखना टाइप AT लाइन होती है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है। तो ऐसा देखिए कोई उत्तर है, बिल्कुल है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाला इस सवाल का सही आंसर कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, यही हमारी विजिबल आउटलाइन होती है। नेक्स्ट आइए, 7वां नंबर। बच्चा 7वें नंबर सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है कि यहां पर एक चित्र है और इसमें बोला जा रहा है कि बताइए कौन सी लाइन है ना। थोड़ा गौर से देखिए तो इसमें ना एक लाइन दिखाई गई है, याद करो ये मैंने लाइन आपको बताई थी सर, ये टाइप DT लाइन होती है। ये कौन सी लाइन होती है सर, ये टाइप DT लाइन होती है। ये लाइन है कौन सी बच्चों, इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिगजैग लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी कौन सी लाइन होती है, तो कहना इसको बोला जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिगजैग लाइन भी कहते हैं, इसलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाएगा। कट इन प्लेन नहीं हो सकता, कट इन प्लेन याद करो इस तरह से खींची रही थी, ऐसे बीच में थोड़े से डॉट डॉट भी थे। सेंटर भी नहीं हो सकता, है ना, तो आंसर जो इसका जाएगा वो हमारा जिगजैग लाइन के साथ या फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन के साथ जाएगा। सर ये टाइप DT लाइन थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, 8वां नंबर। बच्चों 8वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन इज यूज। कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन का यूज हम लोग कहां करते हैं, सतत पतली रेखा, है ना। सबसे पहली बात तो लगातार है, सतत है ना। अब जैसे कि इन्होंने देखो एक सेंटर लाइन है, कह देना सेंटर लाइन हमारी कॉन्टिन्यूअस होती नहीं है, डैश वाली होती है, गलत। हिडन लाइन कॉन्टिन्यूअस होती नहीं है। अब 2 लाइन बची, एक कट इन प्लेन लाइन बची, दूसरी डायमेंशन लाइन बची। बच्चों याद करो जब मैंने कट इन प्लेन लाइन बताई थी तो वो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, वो भी डैश होती है ना। तो ऊपर वाली जो 3 लाइन है वो डैश लाइन है, तो कंफर्म इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर D के साथ जाना चाहिए, डायमेंशन लाइंस। वैसे कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, है ना, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन वो एक तरह की B टाइप की लाइन होती है ना। तो कोई पूछे कि कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन बताइए ये किसमें आता है, तो कह देना कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन ये तरह की टाइप B की लाइन होती है, B टाइप की लाइन होती है। और B टाइप में मैंने आपको डायमेंशन लाइन पढ़ाई है ना। B टाइप में मैंने कौन सी लाइन पढ़ाई है, डायमेंशन लाइन पढ़ाई है, B2 टाइप की लाइन होती है बच्चों, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस थिन हमारा ऑप्शन नंबर D के साथ जाएगा। नेक्स्ट टाइम एक लाइन दी रही है, नीचे दी गई रेखा का नाम बताओ। हाँ ये रेखा दी रही है, उसका नाम बताइए। सबसे पहले रेखा को थोड़ा गौर से देखिए सर, एक तो ये डैश है, ये डैश है। पहला नंबर है लॉन्ग ब्रेक लाइन। याद करो लॉन्ग ब्रेक लाइन तो ऐसी बनाई जाती थी, याद है ऐसे, तो ये गलत हो गया। कट इन प्लेन लाइन गलत है, कट इन प्लेन लाइन में किनारों पर एरो लगा होते हैं, है ना। सेंटर लाइन है और एक और है आउटर लाइन ऑफ आसन्न भागों की बाहरी रेखा, गलत है सर, आसन्न भागों की बाहरी रेखा गलत है। ये सही आंसर जो है सेंटर लाइन के साथ जाने वाला है। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी डैश है फिर छोटा डैश, एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश। हालांकि वो डायग्राम बनाने में इधर उधर हो गया, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि एक बड़ा डैश है फिर छोटा डैश। जब एक बड़ा डैश और छोटा डैश होता है तो हमारा सेंटर लाइन के साथ जाता है, ऑप्शन नंबर C के साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल डैश। स्मॉल डैश की बताइए लंबाई का मान कितना है ना। बच्चों याद करो मैंने स्मॉल डैश पूछा है और जो सेंटर लेंथ होती है ना, सेंटर लंबाई, केंद्र रेखा में मैंने आपको कहा था एक बड़ा डैश होता है फिर छोटा डैश फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमारी सेंटर लेंथ होती है। सेंटर लेंथ में या सेंटर लाइन में जो बड़ा डैश होता है वो 15 से 30 mm के आसपास होता है। और याद करिए मैंने आपको छोटा डैश जो बताया था वो बताया होगा 2 से 3 mm के आसपास, 2 से 3 mm, है ना। और याद रखना इसीलिए सवाल का सही आंसर 3 mm के साथ जा रहा। अब BIS के अनुसार आपको 3 mm लगाना है, ठीक है। तो छोटे डैश की लंबाई 3 mm होती है, गैप 1 से 2 mm का होता है, ठीक है। तो ये सेंटर लेंथ में, सेंटर लाइन में बड़ा डैश होता है, छोटा डैश होता है, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम
बच्चों 11वां नंबर सवाल देखिए, समखटभुज में समांतर रेखाओं के कितने जोड़े हैं। सवाल यह है कि समखटभुज में समांतर रेखाओं के कितने जोड़े हैं। अब आप पहले मुझे बताओ समखटभुज बनता कैसे है। तो याद रखना समखटभुज ऐसे बनता है, ये देखो ऐसे। बच्चों इसमें समांतर रेखाओं के 3 जोड़े होते हैं। देखो गलत बना दिया, सॉरी समखटभुज गलत बना दिया। समखटभुज ऐसे बनेगा, ऐसे। तो बच्चों इसमें समांतर रेखाओं के 3 जोड़े हैं। इधर ऊपर नीचे वाली लाइनें समांतर, ये लाइनें समांतर और ये लाइनें भी समांतर होती है ना। तो ये हमारे कह सकते हो समखटभुज होता है, इस तरह से बनता है। तो समांतर खटभुज में, समखटभुज में समांतर लाइनों के कितने जोड़े होते हैं सर? 3 जोड़े होते, 3 पेयर होते पैरेलल लाइंस के, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बोला जा रहा है मोटी सिरोटी पतली चैन रेखा को किससे दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ये बड़ा आसान है। सबसे पहले देखो ए थिन चैन लाइन विथ थिक एंड। याद करो मैंने बताया था कि एक पतली चैन रेखा हो सर, एक पतली चैन रेखा हो, अरा लेटे उसके जो सिरे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? मोटे। तो इस तरह से बताइए कौन सी लाइनें बनी थी, है ना। तो याद करो इस तरह से लाइनें बनी थी जिसको मैंने बोला था कट इन प्लेन लाइन। सर ये हमारी थी कट इन प्लेन लाइन। और याद रखना ये कौन सी टाइप की लाइन थी सर? ये एच टाइप की लाइन थी, एच टाइप की। तो आंसर बताइए इसका किसके साथ जाएगा सर? कट इन प्लेन लाइन, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आउटलाइन नहीं हो सकता सर। आउटलाइन जो है वो चैन रेखा होती नहीं है ना। चैन रेखा का मतलब होता है कि चैन बनाते हुए, डैश बनाते हुए निकले। तो आउटलाइन चैन रेखा होती नहीं है। ओके चलो, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट आइए, 13वां नंबर सवाल बोला जा रहा है एक नियमित पंचभुज में समांतर रेखाओं के कितने जोड़े हैं, है ना। बच्चों जब हम लोग पंचभुज को बनाते हैं, नियमित पंचभुज को बनाते हैं, वो तो ऐसे बनता है, ऐसे। पंचभुज में कितना एंगल होता है? n-2 इंटू पाई। देखो पंचभुज में 5 - 2 3, पाई की वैल्यू 180 और डिवाइड बाई 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे 36 और 36 दिया 108, यानी पंचभुज में 90 से थोड़ा सा ज्यादा एंगल होगा, ऐसे, है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, ये है। बट आपको मैं बता दूं इसमें कोई भी लाइन आपस में पैरेलल नहीं होती, है ना। बच्चों इसके पैरेलल कोई लाइन नहीं, ये इसके पैरेलल नहीं होती, क्योंकि ये एंगल इस तरह से सेट होता नहीं है कि ये आपस में पैरेलल हो सके, ठीक है। तो पंचभुज में कोई भी लाइनें पैरेलल नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। 0 पैरेलल लाइंस, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होती। अब जब इसका एक्चुअल पंचभुज आप ड्राइंग में बना के सेट करोगे ना, ये एंगल वेंगल आपका 108 डिग्री रखोगे, विश्वास मानिए कोई भी लाइन पैरेलल नहीं आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए, हैचिंग लाइन कितने कोण पे झुकी होती है? ये आसान सवाल है। मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि जो भी हमारी हैचिंग लाइन होती है इस तरह से खींची जाती है, वो बताइए हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे झुकी होती है सर? 45 डिग्री के एंगल पे झुकी होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इस सवाल का सही आंसर। हैचिंग लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे झुकी होती है। ओके चलो नेक्स्ट आइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोटी और पतली रेखाओं की मोटाई में क्या अंतर होता है? तो याद करो मैंने आपको कहा था कि जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मोटी लाइन खींचते हैं तो उसकी मोटाई 0.5 mm होती है, पतली लाइन खींचते हैं तो 0.2 mm होती है। ओके तो मोटी और पतली, एक मीडियम भी लाइन आई थी, मीडियम लाइन आई थी 0.3, लेकिन यहां मोटी और पतली की बात कर रहा है। तो जब 0.5 और 0.2 आ गया तो बताइए इनमें अनुपात कितना हो जाएगा? 5:2 का, है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मोटी और पतली रेखा होती है उनमें अनुपात होता है 5:2 के साथ। नेक्स्ट आइए, 16वां देखिए, नीचे दिए गए लाइन में किसका उपयोग छुपे किनारे या पार्ट को दर्शाने के लिए करते हैं? छुपा किनारा, बात समझो, इन्होंने साफ साफ लिखा है छुपा हुआ किनारा या छुपे हुए पार्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। अब देखो सबसे पहला कट इन प्लेन लाइन, सेंटर लाइन, डैश लाइन और डायमेंशन लाइन। तो मैंने आपको ये याद करो, मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग किसी भी चीज को जो छुपा हुआ होता है उसको कैसे दिखाते हैं सर? उसको हम लोग हिडन लाइन से दिखाते हैं, ऐसे। और हिडन लाइन को याद करो, मैंने एक लाइन और बोला था, हिडन लाइन का ही स्पेशली नाम मैंने कहा था डैश लाइन भी होता है। किसी और लाइन को मैंने डैश लाइन नहीं कहा था, मैंने स्पेशली हिडन लाइन को बोला था डैश लाइन, क्योंकि इसमें बराबर डैश होते हैं सर, इसमें बराबर डैश होते हैं, बराबर दूरी पर डैश होते हैं। ओके तो हिडन लाइन हमारी एक तरह की
डैश लाइन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और ये लाइन उस समय इस्तेमाल की जाती है जब छुपे हुए पार्ट को हमें दर्शाना होता है, छुपा हुआ पार्ट हमें दिखाना होता है, तब हम लोग इस वाली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी रेखा, कौन सी लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर होती है? बताइए इनमें से कौन सी रेखा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर होती है? जैसे देखो यहां पर मेरी ये रही ऑब्जेक्ट लाइन, ये, और इसी ऑब्जेक्ट लाइन की डायमेंशन को बताने के लिए हम इसी के पैरेलल में बताइए कौन सी लाइन खींचते हैं? सर डायमेंशन लाइन, है ना। तो अगर ये 30 mm की है तो इसके ऊपर 30 mm देते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल में खींची जाती है, देखो डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट लाइन के कैसी होती है? सर पैरेलल में होती है। तो कौन सी लाइन पैरेलल में होगी? सर डायमेंशन लाइन। ओके, सवाल देखो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर में होती है? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा तुम्हारा डायमेंशन लाइन के साथ, ये लाइन हमेशा पैरेलल में होगी। नेक्स्ट टाइम 18वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज्ड टू प्रेजेंट द कट पार्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट? अच्छा, वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी लाइन प्रयोग करते हैं? बच्चों कटा हुआ भाग, देखो कटा हुआ भाग, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी कटे हुए भाग को दर्शाना है, ये हमने सर्कल का सेक्शन ले लिया, तो सर्कल के सेक्शन को दर्शाने के लिए याद करो मैंने यहां पर कौन सी लाइन खींची? सर ये लाइन खींची है मैंने, सेक्शन लाइन, है ना। ये लाइन बताइए मैंने कौन सी खींची है? सर ये लाइन मैंने खींची है सेक्शन लाइन। तो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा सेक्शन लाइन खींचते हैं। हिडन लाइन गलत है, हिडन लाइन छुपे हुए भाग को दर्शाती है, कटे हुए भाग को नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट लाइन तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सेंटर लाइन क्या होती है? वो बीचों बीच खींची जाती है मेरे दोस्त। बोलो भाई, चलो आगे। एक बिंदु से बनी रेखा जो सदैव दिशा बदलती है, वाह भाई वाह। सर एक बिंदु से बनी रेखा जो सदैव दिशा बदलती है, तो याद रखना डायरेक्शन बदलने वाली जो रेखा होती है वो इस तरह से होती है। सर इसको हम लोग कौन सी रेखा से नाम से जानते हैं? सर इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, है ना। तो एक ऐसी रेखा जो हमेशा डायरेक्शन बदलती है उसको हम कर्व रेखा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ। स्ट्रेट लाइन, ऑब्लिक, पैरेलल, ये सब गलत है। कर्व लाइन एक ऐसी लाइन होती है बच्चों जो हमेशा डायरेक्शन को बदलती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बताइए कितनी दूरी होगी। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम गैप क्या है? बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा है कि पैरेलल लाइंस होती क्या है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन हो रही, दूसरी ये लाइन हो रही, यानी जो रेखाएं कभी एक दूसरे को कभी भी कट ना करे उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, और ध्यान रखना पैरेलल लाइंस के बीच का जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो 0.7 mm होना चाहिए, तब आप इसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच का मिनिमम गैप याद कर लो 0.7 mm होता है ना, तब आप इसको पैरेलल लाइंस की कैटेगरी में लेके आएंगे। नेक्स्ट आइए, वस्तु रेखा की मानक मोटाई क्या है? बच्चा वस्तु रेखा को ही हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन वस्तु रेखा, है ना। तो वस्तु रेखा मैंने आपको कहा था बच्चों जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है? तो याद करिए वो लाइन होती है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन जो होती है यानी वस्तु रेखा जो होती है वो थिक है, और थिक की मैंने मोटाई आपको बता रखी है पहले भी 0.5 mm। थिक की मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm होती है। नेक्स्ट आइए, बोला जा रहा है कि एसपी 46 2003 के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में आयाम निर्धारण करने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं? बोला जा रहा है कि डायमेंशन को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बच्चों डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग डायमेंशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डायमेंशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और याद करो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन लाइन एक तरह की B2 लाइन होती है, और B2 लाइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होती है ना। कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होती है और जिसके दोनों सिरों पर बताइए क्या बने होते हैं? सर जिसके दोनों सिरों पर ऐसे एरो बने होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए डायमेंशन लाइन। चलो अरे नेक्स्ट है, बताइए किस प्रकार की रेखा पतली और हल्की होती है? आप बोला जा रहा है इनमें से कौन सी रेखा पतली और हल्की होती है ना, थिन और हल्की होती है? बच्चों कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्कुल एकदम सही है, पतली और हल्की होती है, लेकिन विजिबल लाइन तो हल्की होती नहीं है। आप मुझे बताओ जो विजिबल आउटलाइन होती है वो कैसी लाइन होती है? सर वो तो हमारे पास मोटी लाइन होती है,
वो पतली तो होती नहीं है ना। तो इसका आंसर जो है अब ऑल ऑफ दीज के साथ जाएगा नहीं। अब सेंटर रेखा, बच्चों सेंटर रेखा के साथ डैश लगा हुआ है ना, तो ऑल ऑफ दीज वाला उत्तर फिर नहीं जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा पतली बनाई जाती है ना, जिससे कि हम बाद में उसे मिटाया जा सके। कंस्ट्रक्शन लाइन पतली और हल्की होती है, बहुत पतली और बहुत हल्की होती है। 24 नंबर देखिए, 23 24, अच्छा 24 अलग है, मुझे लगा रिपीट हो रहा है क्या। विच टाइप ऑफ लाइन इज थिक एंड ब्लैक, आप बताओ इनमें से कौन सी रेखा मोटी और काली होती है। अब पतली और कंस्ट्रक्शन लाइन पतली और हल्की होती है, मोटी तो सेंटर लाइन होती ही नहीं है ना, तो इसका सही आंसर जाएगा विजिबल लाइन के साथ। बच्चों विजिबल लाइन जो हमें कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो परिधि होती है, विजिबल लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मोटी और काली होती है। अरे विजिबल लाइन ध्यान रखना, ये किस कैटेगरी में आती है, ये A1 कैटेगरी में आती है। बच्चों A1 मैं हर एक में इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सी लाइन किस कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस पंक्ति का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि वस्तु को काटा जाता है और फिर देखा जाता है। काटा जाता है फिर देखा जाता है, काटने के बाद देख रहे हैं है ना, तो काटने के बाद देखने के लिए क्या हिडन लाइन इस्तेमाल करते? नहीं, हिडन लाइन तो तब इस्तेमाल करते हैं जो पार्ट हमें दिखाई ही नहीं देता है ना। लीडर लाइन तो डायमेंशन को शो करती है, सेंटर लाइन बीचों बीच से आती है, हैचिंग लाइन इसका सही आंसर जाएगा। किसी भी वस्तु को काट कर देखने के लिए हम लोग हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट आइए 26 नंबर, किस रेखा द्वारा वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है? बाहरी सीमा का मतलब ये हुआ कि हमें उसकी आउटलाइन को दर्शाना है। ओके, तो अदृश्य रेखा ये तो गलत है सर। ऑब्जेक्ट लाइन, देखो ऑब्जेक्ट लाइन इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइन में हम उसकी डायमेंशन थोड़े ना दर्शाते हैं। बताओ भाई, विच लाइन इज द आउटर बाउंड्री रिप्रेजेंटेड by which line is the outer boundary represented in the drawing of the object? बच्चा इसका सही आंसर ऑब्जेक्ट लाइन ही होगा, इसका सही आंसर ऑब्जेक्ट लाइन ही होगा भैया। ऑब्जेक्ट लाइन ही वो लाइन होती है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर बाउंड्री को दर्शाते हैं। देखो मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की आउटर बाउंड्री क्या हो गया सर? ये हो गया, ये इसकी आउटर बाउंड्री है ना। और इस आउटर बाउंड्री को दर्शाने के लिए बताइए हम लोग ये जो लाइनें खींची थी, इस लाइन को कौन सी लाइन बोलेंगे? ऑब्जेक्ट लाइन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना जाना है। ठीक है, चलो अरे नेक्स्ट 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिक। हरा सेगमेंट नहीं लिखा होना चाहिए, लगातार को हम सेगमेंट नहीं कहते, यहां इंग्लिश गलत लिखी है सर। लगातार को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस, सर लगातार को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सी रेखा मोटी लगातार रेखा है? इन्होंने बोला है कि इनमें कौन सी रेखा मोटी लगातार है। तो पहली बात तो देखो लगातार वाली रेखा एक ही है ना, बाकी सब तो डैश वाली रेखा है, बाकी सब तो डैश वाली रेखा है। तो ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, तो लगातार मोटी रेखा सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 28 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा को क्या कहा जाता है? ये एक चित्र दिखाया गया, उस चित्र में बताइए एक्स रेखा क्या, ये एक्स रेखा क्या? तो बच्चों अगर मैं इस एक्स रेखा की बात करता हूं, बताइए एक्स रेखा क्या है? तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का वृत्त का सेंटर रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी सर? सेंटर लाइन हो जाएगी। हाँ, वो एक अलग बात है, इन्होंने सेंटर लाइन को थोड़ा गलत तरीके से बनाया। सेंटर लाइन बननी चाहिए थी ऐसी, है ना, ऐसे, ये देखो। लेकिन बस ऑप्शन से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो सेंटर लाइन है और कोई लाइन नहीं है। भाई एक्सटेंशन लाइन हो ही नहीं सकता, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन दूसरी चीज होती है। सर ये सेंटर लाइन के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाला, बीचों बीच स्थिति है भैया सेंटर लाइन, ध्यान रखना। 29 नंबर, नीचे दिए चित्र में रेखा को क्या बोलते हैं? अब देखो एक डायग्राम दिया गया और उस डायग्राम में बोला जा रहा है कि बताइए कौन सी रेखा। तो डायग्राम को आप साफ देखिए सर, डायग्राम में ये तरह का सेक्शन रेखा दिखाई रही है सर, ये तरह की सेक्शन लाइन दिखाई रही है, सेक्शन लाइन। तो ये हमारी सेक्शन लाइन दिखाई रही है। तो आंसर बताइए किसके साथ जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना। विजिबल लाइन, इनविजिबल लाइन और शॉर्ट लाइन, ये सब आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चों यहां पर हमें किसी पार्ट का सेक्शन बनाने दिखाया गया है जो 45 डिग्री के एंगल पर होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन लाइन। नेक्स्ट आइए, कौन सी रेखा जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करती?
इनमें से वो कौन सी रेखा है जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करती। तो बच्चों एक बात बताइए, जैसे कि ये दो रेखा है, ये समान दूरी पर आगे बढ़कर देखो एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करेंगी, है ना। ऐसी लाइनों को हम समांतर रेखा कहते हैं, और समांतर रेखा में मिनिमम जो गैप होना चाहिए वो 0.7 mm का होना चाहिए। तो आंसर इसका जाएगा पैरेलल लाइंस के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, चलो ये कभी प्रच्छेद नहीं करती। नेक्स्ट आइए। अब देखो एक चित्र में फिर से डायग्राम दिखाया गया है और बोला जा रहा है कि बताइए ये कौन सी रेखा है। आप थोड़ा गौर से देखिए सर, इस लाइन को थोड़ा गौर से देखिए। ये एक ऐसी लाइन है जो हर समय अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, हर समय अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। तो जो रेखा हर समय अपनी डायरेक्शन बदलता है उसे हम लोग बताइए कौन सी रेखा कहते हैं? कर्व लाइन कहते हैं। ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्व लाइन है ना। बाकी और कोई रेखा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइए। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पे तीर के निशान द्वारा बंद कहती है, बताइए उसको क्या बोलते हैं? अब देखो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है। ये देखो एक ऐसी रेखा होती है ना जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है, ये रेखा। अब आप बताइए इस रेखा का नाम क्या है? पहचान आ रहा है? तो बच्चों ये रेखा कहलाती है तुम्हारी डायमेंशन रेखा, जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। और कोई रेखा इनमें से नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा सही प्रदर्शित करता है? बच्चों ये चारों में डायमेंशन रेखा आपको दिखाई दी है और बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी रेखा है डायमेंशन रेखा जो सही ढंग से प्रदर्शित होती है, ढंग से प्रदर्शित होती है, इन्होंने ये बोला है। ओके, तो डायमेंशन रेखा में जब भी कभी हमें डायमेंशन को दर्शाना होता है तो हमेशा लिखी गई डायमेंशन उस डायमेंशन रेखा के ऊपर वाला पॉइंट होता है, यानी ये एक्यूरेट है। बाकी इधर लिखना गलत होता है, नीचे लिखना भी गलत होता है और ये लिखना भी गलत होता है। सबसे सटीक और सबसे सही रिप्रेजेंटेशन होता है कि डायमेंशन लाइन के आप ऊपर लिखें, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों 34 से बोला जा रहा है दिए गई रेखाओं में कौन सी जिग जैग रेखा है? अब इसको जिग जैग नहीं कहना, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जिग जैग नहीं सर, ये कर्व रेखा है, जबकि जिग जैग रेखा ये कहलाती है ना। इसको हम लोग पता है कौन सी लाइन बोलते हैं? इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डेट इज कॉल्ड लॉन्ग ब्रेक लाइन, है ना। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन को ही हम लोग जिग जैग रेखा के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला होता है। नेक्स्ट आइए। किसी भी व्यास की डायमेंशन को कैसे शो करते हैं? व्यास को कैसे शो करते हैं ना? तो बच्चों कई बार मैंने बताया कि जब भी कभी हमें किसी होल के व्यास को शो करना है तो उसके पहले 5 लगाना है। जैसे कि हमने 550 लिख दिया तो इसका मतलब उस होल का जो व्यास होना चाहिए, बताइए कितना mm होना चाहिए? 50 mm होना चाहिए। तो उस होल के व्यास को 50 mm कह सकते हैं अगर आपने 550 इस्तेमाल किया। तो होल के व्यास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 का इस्तेमाल करते हैं। डी 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 ये सब गलत है भैया, सही आंसर इसका 5 के साथ जाना चाहिए, है ना। तो बच्चों यहां पर मैंने टाइप्स ऑफ लाइन के भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक दो छोटी मिस्टेक है ना, तो वो मिस्टेक आप लोग सही कर लीजिएगा। और बाकी हमारा ड्राइंग में एक चैप्टर और बाकी है प्रोजेक्शन, उसके अलावा फिर ड्राइंग खत्म है यहाँ से। और प्रोजेक्शन वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी होगा और उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। तो कैसा लगा आपको? टाइप्स ऑफ लाइन पूरा समझ में आ गया, अच्छे से ABCD समझ में आ गया, है ना। B1 वाली जो लाइनें हैं वो समझ में आ रही क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पर अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी तक जो पिछले साल का क्वेश्चन आया था उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की टाइप्स ऑफ लाइन में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था पिछले साल कि आपको एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई पूछी रही थी। बस सिर्फ एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई पूछी रही थी, बट हमारे सिलेबस में है। तो अगर कोई भी चैप्टर हमारे सिलेबस में है तो मेरा मानना यह है कि हमें उससे अच्छे से पढ़ाना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो तो ALP जैसे एग्जामों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से आते हैं। आप देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन हमें सारे 6 चैप्टर समझ रहे हैं। ओके, तो अभी एक चैप्टर और बाकी है, हम लोग जल्दी से उसको भी समझ लेंगे, तब से आपका यहाँ BSED का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से चैप्टर ओवर होता है। सारे बच्चे नोट्स जरूर बना ले, बगल में PDF है, PDF डाउनलोड कर ले, किताब भी ले ले, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो किताब आ चुकी है मार्केट में, है ना। तो जो भी बच्चे BSED की किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो BSED की बुक भी ऑर्डर कर ले। BSED की बुक ऑर्डर करने के लिए आप 63 93 125 760 आप इस नंबर पे भी कॉल करके BSED की बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।